हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है जीवन बीमा में क्या शामिल है। देखिए, जैसे हमने 10 चैप्टर जो हैं वो कर लिए, वो थे कॉमन सेक्शन में, यानी कि सामान्य अनुभाग। अब हमारे जो नेक्स्ट 9 चैप्टर्स है ना, ये है जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का सेक्शन है, या फिर आप इसे समझ सकते हैं जीवन बीमा खंड। तो इसमें हमारे 9 चैप्टर्स आएंगे। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में एग्जाम देना है स्पेशली, ठीक है, मतलब आप जीवन बीमा एजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको ये सेक्शन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीवन बीमा में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा अध्याय नंबर 10 था, उसके जो हमारा ये बोनस प्रश्न था, उसका उत्तर क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन जो था वो है, बीमा एजेंट नियुक्ति विनियमन कब लागू हुआ। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 1 अप्रैल 2016 को बीमा एजेंट नियुक्ति विनियमन लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है अध्याय नंबर 10 के बोनस प्रश्न का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो अध्याय नंबर 11 है, जिसका नाम है जीवन बीमा में क्या शामिल है। तो देखो, इसमें जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे ना, वो है एक परिसंपत्ति, ठीक है, जिसे असेट भी कह देते हैं, जिस जोखिम के विरुद्ध बीमा किया गया है उसके बारे में जानिए। पूलिंग का सिद्धांत और अनुबंध, इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम हमारे जो हमने सामान्य भाग किया था, यानी कि कॉमन सेक्शन किया था, उसमें भी हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले संपत्ति के बारे में जानते हैं, या फिर असेट के बारे में जानते हैं। देखिए, जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं ना, तो जो हमारा लाइफ है ना, वो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर संपत्ति की बात में इन्होंने HLV यानी कि मानव जीवन मूल्य की बात की है। देखिए, जब भी इंश्योरेंस किसी को सेल की जाती है ना, तो उसमें ना HLV को देखना बहुत जरूरी है। HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि मानव जीवन मूल्य। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि प्रोफेसर हबनर के द्वारा जो है दिया गया है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की या कितने बीमे की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बताया भी गया है, HLV अवधारणा मानव जीवन को एक प्रकार की संपत्ति या फिर परिसंपत्ति के रूप में मानती है, जो आय अर्जित करती है। मतलब मानव जीवन एक ऐसी संपत्ति है जो आय अर्जित करती है, ठीक है। तो उसे आप संपत्ति मान सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई है जोखिम और जीवन बीमा की, ठीक है। तो देखिए, जो आम व्यक्ति है ना, उसको होने वाली सामान्य चिंताएं कह लीजिए, ठीक है, वो क्या क्या है। मतलब कोई रिस्क होगा तभी चिंता होएगी ना। अब क्या क्या चिंता है, बहुत जल्दी या फिर असमय मर जाना, ठीक है, एक बड़ी चिंता है। बहुत लंबा जीवन जीना, है ना, ये भी तो एक बड़ी चिंता ही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और बहुत लंबा जीवन जी रहा है, तो अपने लायक तो इतना समय में मतलब कमाने लायक नहीं रहेगा और दूसरों पर बोझ बन जाएगा, तो वो भी एक बड़ी चिंता है। और तीसरी जो चिंता है ना, वो है अक्षमता या फिर अपंगता के साथ जीना। तो ये तीनों ही जो है ना, रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं अगर हम जीवन बीमा की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्तरीय प्रीमियम या फिर लेवल प्रीमियम। अब इसमें बताया गया है कि एक निश्चित प्रीमियम होता है, लेवल प्रीमियम, जो कि समय के साथ बढ़ता नहीं है, मतलब ये सेम रहता है, बल्कि संपूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान ये स्थिर रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट है जी, वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करने के लिए ना, म्यूचुअलिटी या फिर पारस्परिकता एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, ठीक है। मतलब वित्तीय बाजार जो है, उनमें जोखिम को कम करने का एक तो तरीका क्या है, पारस्परिकता या फिर म्यूचुअलिटी। और दूसरा जो तरीका है ना, वो है विविधीकरण या फिर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जीवन बीमा अनुबंध में ना एक गारंटी जो है ना, वो भी एक तत्व होता है, जो ये दर्शाता है कि जीवन बीमा कड़े विनियमन और सख्त पर्यवेक्षण के अधीन है। मतलब गारंटी है, ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल जो है, मतलब अनुबंध जो बनता है जीवन बीमा का, ये लीगल अनुबंध होता है, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे ही मुंह जबानी बना दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग इसके लिए लॉज बने हुए हैं। चलिए, अब हम करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न।
सबसे पहला प्रश्न है, विविधीकरण वित्तीय बाजारों में जोखिम को कैसे कम करता है? तो देखिए ऑप्शंस हैं, कई स्रोतों से धन इकट्ठा करना और उन्हें एक ही स्थान पर निवेश करना, सारांश विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में धन का निवेश करना, निवेशों के बीच में समय का अंतर बनाए रखना और सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश करना। तो देखिए विविधीकरण का जो सही उत्तर होता है ना वित्तीय बाजारों में विविधीकरण का, वो ये है कि जो आपका पैसा है ना उसे आप अलग अलग जगहों पर निवेश करें। ये नहीं है कि एक ही जगह पर निवेश कर दिया जाए। विविधीकरण का मतलब ही ये है कि जो आपकी ये क्या बताया देखिए यहाँ पे, सारांश विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में धन का निवेश करना, मतलब अलग अलग वर्गों में धन को निवेश करना चाहिए। इसे विविधीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो वित्तीय बाजार होते हैं ना उनके जोखिम से आप बच सकते हैं। मतलब अगर कोई एक मतलब अलग अलग जगह पे अगर पैसा निवेश किया होगा ना, तो अगर कोई डाउन जाएगा तो एक ही जाएगा ना, दूसरे जगह तो आपका पैसा सुरक्षित ही रहेगा। तो मतलब जैसे आपने अपना पैसा कुछ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लिया, कुछ बैंक में रख लिया, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, है ना, तो इस तरह से मतलब अलग अलग जगहों पर अपना पैसा निवेश करना, उसे विविधीकरण कहा जाता है। एचएलवी निर्धारित करने का सूत्र क्या है? तो एचएलवी निर्धारित करने का जो सूत्र है ना, वो होता है आपकी शुद्ध आय, टोटल आय जो है, और उसको डिवाइड कर दीजिए ब्याज दर या फिर इंटरेस्ट रेट से, तो वो फॉर्मूला है एचएलवी का। एक इंसान डैश है, अब क्या है? आर्थिक संपत्ति है, एक आर्थिक कमाई करने वाली संपत्ति है, एक नाशवान संपत्ति है। मुझे तो ये सभी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि देखो आर्थिक संपत्ति तो है ही है, कमाई करने वाली संपत्ति भी है और नाशवान भी है। नाशवान का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जीवन भी जो है वो ये तो है नहीं है कि हम अमर है, नाशवान ही है ना हमारा जीवन, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, ये आपका सही उत्तर आएगा। अब आ गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जिसको आपने समझना है कि कैसे इसे किया जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या है, श्री राजन सालाना 1,20,000 रुपए कमाते हैं और खुद पर 24,000 रुपया खर्च कर देते हैं, ठीक है। 1,20,000 में से कितना खर्च कर रहे हैं वो? 24,000 रुपए। अगर उनकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को जो शुद्ध आय है, कितने शुद्ध आय का नुकसान होगा? 96,000 रुपए का। कैसे? क्योंकि 24,000 तो वो अपने पर ही खर्च कर रहा था, मतलब परिवार को तो 96,000 रुपए ही दे रहा था ना वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर प्रति वर्ष जो ब्याज दर है वो 8% है, तो इस केस में एचएलवी यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर मानव जीवन मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि ब्याज दर दी गई है कितनी? 8%, ठीक है जी। तो 8% को आप नॉर्मली 8% को हटाने के लिए क्या करोगे? 8 को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ गया? 0.08, ठीक है। ये आ गई ब्याज दर। अब एचएलवी का अभी हमने पीछे क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा, तो क्या होता है इसके लिए? मतलब जो आपका शुद्ध पैसा है, कितना बचा हुआ यहाँ पे? अब 96,000 रुपया बचा हुआ है ना, शुद्ध आय जो है, और उसको डिवाइड कर दो ब्याज दर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वार्षिक योगदान आश्रितों के लिए डिवाइडेड बाय ब्याज दर। तो मतलब जो इसका पैसा बचा हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, उसके आश्रितों को 96,000 को ब्याज दर से आप डिवाइड कर दो, तो कितना आया ये? 12 लाख रुपए। यानी कि इस व्यक्ति को अपनी जो इंश्योरेंस ये करवाता है ना, तो कम से कम कितनी करवानी चाहिए? 12 लाख रुपए की सम एश्योर्ड के हिसाब से इसको अपनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि इसकी एचएलवी इतनी बन रही है। किसी इंसान का मूल्य इस आधार पर नापा जाता है, तो भाई किस आधार पे उसका मूल्य नापा जाएगा? जितनी आय वो कमाता है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, उसकी शैक्षणिक योग्यता, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए व्यक्ति का जो मूल्य है ना, वो इस आधार पर नापा जाता है कि वो कितना ही आय कमाता है, कितना पैसा वो कमाता है, इसी हिसाब से उसका मूल्य जो है वो नापा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। संपत्ति जो एक इंसान है तब नष्ट हो जाती है जब, क्योंकि इंसान को एक संपत्ति ना माना गया है ना, अब वो नष्ट कब होगी? जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वह काम करने में अक्षम हो जाता है, वह काम से सेवानिवृत्त हो जाता है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो भाई नष्ट तो वो तब होगा जब इनमें से कोई भी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में पैसा तो वो कमाने लायक रहा नहीं है अब, है ना। तो वो जो है उसे क्या कहेंगे? अब वो नष्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। जीवन बीमा बचत के अन्य साधनों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि आपको बताना है कि जीवन बीमा जो है ना वो बाकी साधनों के कंपैरेटिवली बेहतर क्यों है। विपणन क्षमता है,
तरलता है, हस्तांतरणीयता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो भाई इसमें तो उपरोक्त सभी की वजह से मतलब ये सारे ही हम कह सकते हैं क्वालिटीज हैं जीवन बीमा में। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत लंबा जीवन जीना एक वरदान है, जोखिम नहीं है। बहुत लंबा जीवन एक जोखिम है। उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। देखिए, बहुत लंबा जीवन जीना ना कोई वरदान नहीं है, ये बहुत बड़ा एक जोखिम है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इंश्योरेंस करवाइए कि अगर लंबा जीवन है तो अपने पास पैसा होगा एटलीस्ट, तो खाना और दवाइयों के लिए तो हो जाएगा ना। तो लंबा जीवन जो है वो एक जोखिम की कैटेगरी में माना जाता है अगर हम इंश्योरेंस की भाषा में बात करें। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। नीचे दिए गए में से कौन से जोखिम के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुत कम उम्र में मर जाना, बहुत जल्दी मर जाना, प्राकृतिक टूट फूट और विकलांगता के साथ जीना। तो देखिए, जो प्राकृतिक टूट फूट है ना, मतलब टाइम के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, उसको आप प्राकृतिक टूट फूट कह सकते हैं। तो वो जोखिम के अंडर नहीं आता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो जोखिम के अंडर आएंगी। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा निर्धारित करने में मदद कर सकती है। अब आपको पता है कौन सी विधि है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि किसे कितने बीमे की आवश्यकता है। वो है मानव जीवन मूल्य, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर हबनर के द्वारा। नीचे दिए गए में से कौन सा इस तथ्य के लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है कि युवा लोगों से वृद्ध लोगों की तुलना में कम जीवन बीमा प्रीमियम लिया जाता है। भाई युवा अगर है कोई, मतलब कोई यंग एज में अगर इंश्योरेंस करवाता है तो उसका प्रीमियम कम बनता है। जबकि अगर कोई ज्यादा उम्र में, ज्यादा एज में प्रीमियम करवा अपना पॉलिसी करवाता है तो उसका प्रीमियम जो है वो ना ज्यादा लिया जाता है। उसका कारण क्या है? तो देखो, सीधी सी बात है कि मृत्यु दर जो है ना वो आयु से संबंधित है। अब अगर कोई यंग व्यक्ति है, उसको देख के कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि ये मर जाएगा। अगर हम बूढ़े हो रहे हैं तो क्या है, हम अपनी मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति है उससे प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है, जो यंग है उससे कम लिया जाता है, क्योंकि मृत्यु दर आयु से संबंधित है। ऑप्शन सी है सही उत्तर। इनमें से कौन सा कथन सही है? जीवन बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति के अनुबंध है, जबकि सामान्य बीमा पॉलिसियां आश्वासन के अनुबंध है। भाई ये तो गलत है। इसका जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन बी है। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जो जीवन बीमा पॉलिसियां होती है ना, ये आश्वासन का अनुबंध है। आश्वासन मतलब कंपनियां हमें आश्वस्त करती हैं कि आप चाहे जिए तो मेच्योरिटी मिलेगी, नहीं जिएंगे तो क्लेम मिल जाएगा नॉमिनी को। मतलब आश्वासन का अनुबंध है। जबकि जो सामान्य बीमा पॉलिसियां होती है ना, जिसमें लाइफ सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस आ जाती है, वो सिर्फ क्षतिपूर्ति का अनुबंध होती है। क्षतिपूर्ति का मतलब है कि अगर कुछ हो गया, अब जैसे गाड़ी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मिल जाता है क्लेम, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं मिलता है ना। तो जो जीवन बीमा पॉलिसियां हैं वो आश्वासन का अनुबंध होती हैं, और सामान्य बीमा पॉलिसियां यानी कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध होती है। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। लेवल प्रीमियम बढ़ता है, उम्र के साथ घटता है, पॉलिसी की अवधि के दौरान समान रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो लेवल प्रीमियम है ना वो सेम रहता है, पॉलिसी अवधि के दौरान सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। जीवन निधि का अर्थ क्या है? वह अतिरिक्त राशि जो बीमा करता ब्याज कमाने के लिए निवेश करता है। तो यही है जी जीवन निधि का मतलब। ये याद रख लें, जीवन निधि का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा पैसा जो कि बीमा करता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ब्याज कमाने के लिए निवेश करती है ना, उसे जीवन निधि यानी कि लाइफ फंड कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पारस्परिकता बीमाकर्ताओं द्वारा लागू किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तरीका है। पॉलिसी धारकों को मिलने वाला रिटर्न बढ़ाने के लिए, वित्तीय बाजारों में जोखिम कम करने के लिए। दोनों सही, दोनों गलत। तो देखिए, जो पारस्परिकता है ये बीमाकर्ताओं द्वारा लागू किए जाने वाला महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि इससे वित्तीय बाजारों में जोखिम कम करने के लिए इसे यूज किया जाता है, जिसे म्यूचुअलिटी भी कहते हैं, है ना। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। चलिए, अब आ गया है आपके लिए एक बोनस प्रश्न।
ध्यान से पढ़ना है, सही उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है, और वैसे सही उत्तर आपको अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एचएलवी की अवधारणा किसके द्वारा तैयार की गई थी? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, वॉरेन बफेट, प्रोफेसर हबनर, जॉर्ज सोरोस। तो सही उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।